Hello, and welcome to another session of Sur or Saz, a musical session with the maestros of the musical world, presented by Sri Cement Limited and in association with East Zonal Cultural Club and Swar. The guest for today's session is Padma Shri Sri Kailash Kherji, a spiritual Sufi singer, music composer, and lyricist. The journey of this remarkable Sufi and spiritual singer is not more than 15 years. In this short span, he has sung more than 1,500 plus film songs in 20 different languages. He is one of Navratna's brand ambassador elected by Pradhan Mantri Shri Narendra Modi for Swachh Bharat campaign. He is the voice behind Skill India, Swachh Bharat, Beti Bachao Beti Padhao, Nari Shakti, Bharat Ke Veer, Bheem app digital payments, Parakram Geet, Ujjwala Bharat Ujjwala, etc. He is the youngest musician to be the recipient of Padma Shri. His band, Kailasa, has performed in more than 1,200 plus concerts worldwide till now. Kailash Kher Foundation is one of the front-runner organizations to offer relief during this pandemic. In conversation with him is Shinjini Kulkarni, well-acclaimed Kathak dancer and Ehsaas Women of Noida. Now I would request the audience to sit back, relax, and enjoy the conversation. Thank you, Priyanshi ji, for such a beautiful introduction. And with that, I take the conversation forward. सबसे पहले मेरा प्रणाम पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू शिंजिनी, बहुत आपको भी धन्यवाद। कैलाश जी, आपके बारे में पढ़ रही थी मैं पिछले कुछ दिनों से और इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रही थी, और इससे पहले तक मैं आपकी म्यूजिक की फैन थी, पर अब मैं आपके पूरे पर्सनालिटी की फैन। कितने ही रंग हैं आपके जीवन में और कितने ही प्रकार के काम आप करते हैं, और न सिर्फ कला से जुड़ा बट सोशल सर्विस के तरफ भी। आई थिंक यू आर अ ट्रू रोल मॉडल for the generations who are looking up to you. So a big thank you and a warm welcome on behalf of Prabha Khaitan Foundation. Thank you Shinjini, thank you for your kind words. मैं ये बताना चाहता हूँ पृथ्वी को, इस पूरे जनमानस को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक संदेशा जाना चाहिए आज के दिन। आज संगीत दिवस भी है, योग दिवस भी है। देखिए, कलाकार का शाब्दिक अर्थ होता है कल को जो आकार दे वही होता है कलाकार। अभी हम समाज का हिस्सा हैं, हमें पता है समाज में हर प्रकार के मस्तिष्क वाले भी चाहिए, हर प्रकार के हृदय वाले भी चाहिए, और जो कला के सेवक हैं, कला के आराधक हैं, उन लोगों को परमात्मा ने क्यों जिम्मेदारी दी है कि भैया जाइए पृथ्वी पर, आप गंधर्व के गण बनकर जाइए और इस पृथ्वी को जीना कैसे है ये सिखाइए। क्योंकि देखिए, आप दौलत कमा लेते हैं, शोहरत कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, परंतु जीना कैसे है ये तो कला और आर्ट ही बताता है। जज्बातों की दुनिया, इमोशंस की दुनिया, भावनाओं की दुनिया यदि आपकी खाली है, फिर चाहे जितने भी आपके महल बन जाएं, वो किसी कार्य के नहीं होते। तो ऐसे में कलाकारों का होना इस पृथ्वी पर ऐसा है जैसे संस्कारों का होना। क्या बात है, कितनी खूबसूरती से आपने ये बात बयां करी है। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ कि अक्सर आप अपने इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि शायद पिछले जन्म की आपकी गायन की जो जर्नी थी वो अधूरी रह गई, जिसको आप इस जन्म में उसकी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो 13 साल की उम्र में आप घर से निकले थे और आपने एक बाल हट में ये तय कर लिया कि मुझे शास्त्रीय संगीत की विद्या प्राप्त करनी है, वो बाल हट कहाँ से उभरा? वो रीजन क्या था दैट यू टुक सच अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि 13 साल की छोटी सी उम्र में आपने अपना घर छोड़ा और आप संगीत की दुनिया के लिए ढूंढने के लिए निकल पड़े उसे? शिंजिनी, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में बोर्न ब्रॉटअप हूँ। दिल्ली में एक जगह है, एक गांव था तब तो, ये विनोद नगर, पांडव नगर, विनोद नगर, मयूर विहार बाद में बन गया। बाद में हम सब के जो प्राइवेट घरों वाले थे वो सब फ्लैट्स उनके अपने हो गए।
और अब हम मयूर विहार के हैं पुनः, और मैं मुंबई में रहता हूँ अब तो। लेकिन जो हमारी रूट्स हैं वो मयूर विहार की हैं, मयूर विहार फेज़ 2 की। मैं आपको एक विशेष बात अभी इससे मेरी प्रोफाइल बताने से पहले बताता हूँ कि दिल्ली 30 साल पहले तक ऐसा नहीं था जैसा अब है। दिल्ली की सारी कल्चर बिल्कुल गांव जैसी ही जुड़ी हुई थी। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी खुशियाँ देने लगती थी। दिल्ली बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सरल और सुगम होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि महानगरों में सबकी रेस बढ़ रही है, तो शहर भी महानगर बन रहे हैं और मनुष्य भी मशीन बन रहा है, तो ये तो दौड़ भाग अलग है। उस वक्त मैंने एक चीज़ देखी कि उस वक्त की संगत में, उस वक्त की रंगत में कुछ लोग ऐसे होते थे जो होते थे वो अलग अलग क्षेत्रों के थे, लेकिन कभी वीकेंड्स पे, कभी वंस इन अ ब्लू मून जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो सब इकट्ठे होकर, और मेरे पिताजी के इर्द गिर्द उनके कुछ शिष्य, कुछ उनके मित्रगण, वो इकट्ठे होकर गाते थे। अच्छा, करते कुछ सामान्य काम है अपना अपने क्षेत्र से, लेकिन जब वो गाते थे, कुछ शौकिया तौर वाले लोग, कोई भी ट्रेंड म्यूजिशियन उनमें नहीं था, तो उनके अंदर का जो भोलापन था, बालकपन था, वो दिखता था। और कईयों का इम्प्रेशन समाज में शायद अच्छा भी नहीं था, कई लोग तो शायद जेल भी गए हुए थे। और लेकिन उन लोगों के, जब उस रूप को मैं, एक छोटा बालक, 6-7 साल का बालक जब देखता था, तो उनको डांट भी पड़ती है तो वो एकदम बालक की तरह डांट भी ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और गा रहे हैं दिल से एकदम। जी। गा ऐसा रहे हैं, 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जाए री सुन राणा बाई, खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। तो जब ऐसा गाते थे तो सबके अंदर का जो, मैंने जैसा बताया, वो लाड़, सबके अंदर का वात्सल्य वो छलकता था। मैंने एक बहुत छोटा बालक, ज़्यादा सोच तो पाता नहीं है, लेकिन जो सोच नहीं पाते वो महसूस पाते हैं, और जो महसूस पाते हैं वही आपका हृदय असली में कलाकार का हृदय होता है, संवेदनशील हृदय होता है, सेंसिटिव हृदय होता है। तो मुझे ये एहसास तो तब तो था नहीं उस आयु में, लेकिन मैंने एक बात निर्धारित उस वक्त कर ली अपने हृदय में शिंजिनी, कि यदि ऐसे लोग खुश रहकर खुश रख सकते हों तो मैं वही कार्य करूँगा अब जिससे खुश रहना और खुश रखना संभव हो पाया, और वो है संगीत। तो ये मैंने उस वक्त उस कम आयु में ही तय कर लिया था मन में। अच्छा, लेकिन आपके मन की तय कर रहा हुआ तो कुछ चलता नहीं। घर वाले थोपते हैं कि मैथ क्यों नहीं पढ़ रहा है, साइंस क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं, तेरे इतने क्यों नहीं आ रहे, वो फलां का बेटा तो डॉक्टरी में जा रहा है, 12th पास करके उसका तो IIT में हो गया है, तू क्यों नहीं अभी से तैयारी कर रहा है। तो वो वाले जो प्रेशर में जब आप होते हैं तो आप निकलने की सोचते हैं कि यहाँ से कैसे उछाल मारूं, तो आप फिर वहाँ से कूदी मार देते हैं। और जब आप कूदी मार देते हैं तो आप परमात्मा के पास चले जाते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, और कुछ प्राप्त करने के लिए आपको त्यागना तो पड़ता है। तो मैंने घर त्याग दिया अल्पायु में, और ये मेरी ज़िद थी, ये मेरी हट थी। मैं थोड़ा ज़िद जीता हूँ, मैं ज़िंदगी नहीं जीता हूँ, आज भी मैं वैसे ही जीता हूँ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, क्या बात है। पर जिस शहर की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, जो सुगम सरल शहर था 30 साल पहले, उसको आपने कभी कभी जुगाड़ का शहर भी कहा है, दिल्ली। जहाँ पे आपने 600 रुपए प्रति माह के तौर पे एक CA के असिस्टेंट का भी काम किया है, आपने 2 साल एक्सपोर्ट का बिजनेस भी चलाया है। तो ये जो हठी बालक था जो संगीत को ढूंढने निकला था, वो एकदम से कैलाश खेर तो बिजनेसमैन कैसे बनने लगा? हाँ, नहीं, उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारी आपाधापी, बहुत सारी दौड़ धूप जिंदगी की आ गई सामने, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक चैलेंज आ गया मेरे सामने कि अभी ज़िंदगी को कैसे बचाऊं। पहले अपनी ज़िद को तो बचा लूँगा, लेकिन ज़िंदा रहूँगा तो ज़िद रहेगी। तो कहते हैं कि इश्क की खातिर इंसान क्या ना कर ले, तो ये तो मेरा इश्क था।
तो इश्क की खातिर, देखिए राजा नल को भी इश्क की खातिर क्या ना करना पड़ा, और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जब मोहब्बत की खातिर आप न जाने कितनी मुसीबतों को ऐसे गले लगाते हुए चलते गए। तो मैं बहुत ही अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऑड जॉब्स करता रहा। जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग हुई, पढ़ाई भी हुई मेरी, कुछ कॉरस्पॉन्डेंस हुई, कुछ आश्रम में, गुरुकुलों में, गुरुकुल यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक मैंने गुरुकुल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हूँ, आश्रमों में। तो तब तक तो मुझे लगता था कि शायद ये मेरी पढ़ाई किसी काम की होगी नहीं, संस्कृत पढ़ने वालों की तो कोई कद्र नहीं है दुनिया में, सब इंग्लिश बोलने वाली दुनिया आ रही अब तो, और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल बोल के ऐसा लगता है जैसे विदेशों से ही अब संसार आएगा, अब भारतीयों की कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ऐसे में मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, ये तो कहीं काम आएगा नहीं। तो इसलिए, लेकिन फिर भी राम नाम पर चल रहे थे। और आज मेरे ईश्वर ने इस तरह की स्थिति बनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसकी आप खोज में थे, जिसके आप तलाश में थे, जिसके खातिर आपने ये सारी वीरानियाँ, सारी परेशानियाँ गले लगानी शुरू की, तो और जॉब्स करते 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 मुझे लगा कि म्यूज़िक शायद मेरे लिए नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जिन जिन के भी हम पास उस वक्त उस फटी हालत में गए, तो इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप तो क्योंकि स्वयं बहुत बड़े संगीत घराने की हैं, तो अब दुनिया भले अलग हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप यदि दरिद्र किसी आर्थिक परिस्थिति से आते हों, तो तब आपको बहुत हंस के कोई अपनाता नहीं, और अपनाता भी है तो आपको पहले अलग उनके प्रयोग किए जाते हैं। चलो आप फलां घर का थोड़ा काम ही कर दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा छुट्टा काम कर दो, तो वो सब में टाइम आपका जाता है। आप लेकिन श्रद्धावश सिर्फ ये सब करते हैं, लेकिन जब आपको पता लगता है तो 1-2 साल आपके व्यतीत व्यर्थ हो जाते हैं कि अभी तक तो एक सुर भी किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन काम काफ़ी करा लिया डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तब आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आता है कि शायद आई डोंट डिज़र्व टू बी स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक। तो ऐसी वाली चीज़ें हुई, कहीं कहीं से ऐसी फीडबैक आई, योर वॉइस इज़ नॉट गुड, डोंट लर्न वोकल, लर्न सम इंस्ट्रूमेंट। तो फिर इंस्ट्रूमेंट में आपने टाइम वेस्ट किया 1-2 साल तबला सीखने में। अब तबला सीखने में अगर जिन गुरुजी के पास गए, तो वो गुरुजी पहले हुक्का भरवाते हैं, फिर पैर दबवाते हैं। तो ऐसे में श्रद्धावश सब चीज़ें करते तो गए, लेकिन अभी तक हाथ कभी रखवाया ही नहीं। पता लगा अब मैं 17 का हो गया हूँ, ना गाना सीख पाया हूँ और ना अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट सीख पाया हूँ। तो और सर्वाइवल इज़ द चैलेंज नाउ, कि अकेले सर्वाइव भी करना है। तो ऐसे में वो ऑड जॉब्स की तरफ मेरी आत्मा घुसी कि यार मैं जैसा भी हूँ, सुनना मैंने कम नहीं किया। सुनते में गया बड़े बड़े पंडितों को, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित डीवी पलुस्कर जी, पंडित जसराज जी, पंडित कुमार गंधर्व जी और पंडित गोकुलोत्सव महाराज जी। तो बहुत बड़े बड़े गायकों को मैं सुनता रहा, और सुनना ही मेरा गुनना हो गया। जैसे द्रोणाचार्य को ऑब्जर्व कर करके एकलव्य बन गया था, बस वो सुनकार ही मेरे अंदर घुस गया कोई। तो मैं रात दिन जो भी पैसा कमाता था, बस एक वॉकमैन रखता था और यूनिक कैसेट्स निकलवाता था। कहीं कहीं कॉन्सर्ट्स होते थे, तो मैं ऐसे लोगों की संगत में रहने लगा जो क्रिटिक्स होते थे या जर्नलिस्ट्स होते थे, जो कुछ कुछ लिखते थे। तो मैं उनके पैर छूने लगा, और उनके पैर छुए। एक थे पशरीचा जी, तो मैं उनके ही नमस्कार जी, और मैं भी एक बस म्यूज़िक में ये हूँ वो हूँ। कभी अंदर जाने को मिला नहीं कमानी ऑडिटोरियम में, लेकिन उन्हीं वही दिखे एंटर करते, उन्हीं के पैर छू लिए। तो उनको अच्छा लगा कि यार ये कौन है, मुझे अच्छा मान रहा है दुनिया में। तो मैंने उनसे बोला, साहब आपके पास तो अंदर आप तो जा रहे हैं, आप तो सेठ जी आदमी हैं, ये कैसेट है, अगर रिकॉर्ड कर लो आज की कॉन्सर्ट। तो पंडित कुमार गंधर्व की मान लीजिए कुछ वो नज़दीक, क्योंकि वो फोटोग्राफर भी हैं, जर्नलिस्ट अविनाश पसरीचा जी। जी अविनाश पसरीचा जी, करेक्ट, क्या बात बोली। तो जी वो मान लीजिए उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उस दिन का, और बोला हाँ बेटा मैंने ये किया, ये ले सुन ले। तो मेरे लिए वही एक ऐसा लगता था जैसे मैं पंडित कुमार गंधर्व जी से ही सीखने लगा हूँ अचानक।
तो मेरे हृदय में इस तरह की भावनाएं आई, लेकिन कहते हैं कि हालात ने छीन ली चेहरे की रवानी, वरना 2-4 बरस में कभी बुढ़ापा नहीं आता। तो उस वक्त ऐसे हालात थे कि मैं काम को भी थोड़ा प्रायोरिटी देना चाह रहा था और इसको भी, संगीत को भी, लेकिन वो कन्फ्यूजन्स और बहुत सारे ऐसी टिप्पणियाँ जब मिलती थी तो उससे मन दुखता भी था और हृदय कुंभला भी जाता था। तो ये वाली परिस्थिति थी शुरू के वक्त। बिल्कुल। और यहाँ से आपको ऋषिकेश के तरफ आपने रुख मोड़ा, और वहाँ पे मेरा मानना है कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऋषिकेश की बात है, क्योंकि ऋषिकेश आपके मन के बहुत करीब है। जी। तो मैं क्या हुआ शिंजिनी, मेरा क्योंकि मैं एक्सपोर्ट में इतना मगन हो गया कि अब संगीत साइड में हो गया था मेरे अंदर का, और मैं पैसा कमाने की एक होड़ होती है ना जिस तरह से मनुष्य को, और ये ऐसी चसक होती है कि एक बार थोड़ा खून मुंह लगे तो और लगता जाए, मतलब ये एक डेवल बना देता है मनुष्य को। तो मैं उस राह का राही बनना शुरू हो गया था। मतलब जिसको कभी 1000 रुपया शुरू में नहीं दिखे, 100s दिखते थे तो लगता था मैं अमीर हूँ पृथ्वी का। अब वो अचानक लाख उसको दिख गए तो लाखों की जैसे उसको आदत बनी, तो अब उसे मल्टी लाख चाहिए। तो वो वाला हो चुका था मैं कैलाश खेर। लेकिन कहते हैं ईश्वर जिसको जो बनाता है उसको उसी तरह से स्रोत भी देता है, चाल भी उसकी ऐसी करता है। तो मैं जब भटकने लगा और मेरा दिमाग आगे आने लगा सोचकर कि अब तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मेरा तगड़ा एक्सपोर्ट चल रहा है, मेरा हैम्बर्ग में खूब शिपमेंट जा रही हैं, जर्मनी में। तभी मेरे दाता ने, कहते हैं कि कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तो वही चाल चली मेरे दाता ने कि तू तो बावले, इन सब दिमाग वाली चीज़ों के लिए तू बना ही नहीं, निकल यहाँ से। तो बाबा ने तब मुझे एक पटकी दी, ऐसी पटकी दी कि मेरा एक्सपोर्ट ठप हुआ, चौपट हुआ, और मैं बहुत दुखी हुआ। मैं इतना दुखी हुआ क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज भी हुआ, मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया, मैं 20s के करीब, 20 के ऊपर का हो गया था, और मेरे जो आजू बाजू की दुनिया थी वो काफ़ी बदल रही थी, बहुत ही स्पीड से। शहर बदल रहा था, लाइफस्टाइल बदल रहा था, लोगों की सोच बदल रही थी, पहनावे बदल रहे थे, भाषा बदल रही थी। और जो हमारे संगी साथी उस वक्त के थे उनकी वो धीरे धीरे मारुति कार, स्कूटर से मारुति कारें, एस्टीम कारें, उस वक्त एस्टीम यूज्ड टू बी लाइक स्टेटस सिंबल। तो एक दो मेरे साथियों ने वो लेनी शुरू करी, और उस तरह से उनकी लाइफस्टाइल देखकर मेरे अंदर एक मन में कॉम्प्लेक्स आता था कि मैं तो घर छोड़ के भागा था, घर वालों को थोड़ा कुछ बन के दिखाऊंगा, ये दिखाने के लिए मैं तो बिगड़ ही रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। तो ऊपर से ये थोड़ा कर्ज भी हो गया था मेरे ऊपर जब मैं एक्सपोर्ट का माल उठाने लगा था क्रेडिट पे, क्योंकि बड़प्पन की खुशबू अलग ही तरीके की होती है, मतलब। और कहते हैं कर्जा भी हमेशा अमीर आदमी को ही मिलता है, गरीब को तो कर्जा भी नहीं देते बैंक। तो वो भी हमारे ऊपर, हम पर थोड़ा अमीरी का ठप्पा लगने लगा था, तो हमने कर्जा उठा लिया। अब अचानक जब वो एक्सपोर्ट का हमारा शिपमेंट एक कोलैप्स हुआ और बिजनेस पूरा हमारा ढेर हुआ, कैंसिल हो गया, और मैंने माल उठाया हुआ था, ये टेक्निकल बात थी। तो उस वक्त ये हुआ कि मैं, मतलब चल रहे थे तरक्की की ओर, और यहाँ एकदम हमें बिखर गया। आई बिकेम टोटली डिसइंटीग्रेटेड इन माई लाइफ। तो शैटर हो जाती है जैसे ज़िंदगी, बिखर जाती है, वो हुआ। तब मैं हार कर, पागल होकर, मेरे मन में कई बार बुरे ख्याल भी आए कि मैं शायद ख़त्म ही कर लेता हूँ खुद को, बिकॉज़ मैं हर जगह विफल हुआ हूँ, हर जगह मिसफिट हूँ, एंड समहाउ आई एम डिफरेंट। तो शायद डिफरेंट होना भी ये दुनिया को गंवारा तो होगा नहीं, एंड यू आर मिसफिट फॉर द वर्ल्ड। सो मे बी ओवर सेंसिटिव होना, ओवर केयरिंग होना शायद यहाँ नहीं चलेगा, और आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, उस वक्त के ये ख्याल थे। तो जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ, और दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है, और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। तो मैं जिद्दी था, मेरी जिद ही मेरा जुनून, मेरा ज़िंदगी बनी।
और इस तरह के लोग आसानी से एक्सेप्ट होते नहीं दुनिया में। तो तब जब ऐसा था, ये सारे ख्यालात लेकर मैं लौट के बुद्धू वापस ऋषिकेश गया और मैं कर्म कांड सीखने लगा। मेरे पिताजी का काम, जो मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, पंडित जी यज्ञ हवन कराते थे, तो मैं उस काम से बचता हुआ आया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, क्योंकि इसमें 100-150 तो रुपया महीने में आते हैं, बस कपड़ा मिलता है और सिद्धा मिलता है, जो भी यजमान थोड़ा देते हैं, उसी से हमको लगता है वाह भाई बहुत अच्छा, कैसा जीवन मुझे नहीं जीना, आई नीड टू प्रोग्रेस डिफरेंटली। ये मेरे माइंड में बचपन से चलता था। लेकिन अब जब सब चीज़ें विफल हुई तो अब लौट के बुद्धू तो घर को ही आना था। तो मैं अब वहाँ गया, ऋषिकेश में कर्मकांड सीखने लगा। देखिए, वहाँ से मेरा जीवन असली में परमात्मा ने शुरू किया। कर्मकांड सीखते वक्त भी मेरे जो स्टूडेंट साथी थे वो 15-16 वर्ष के थे और मैं अभी 20-22 के ऊपर का हूँ। तो मेरे अंदर वो कॉम्प्लेक्स चल रहा है पैरेलली, अरे यार मैं तो अभी बुढ़ा हूँ इनके बीच में, तो मैं तो स्टूडेंट, क्या बोलूँ इनको। एक बहुत यूनिक बात शिंजिनी उन दिनों मेरे साथ हुई कि वहाँ गंगा आरती होती है ऋषिकेश में, एक परमार्थ निकेतन आश्रम की ही ये मेरी ज़िंदगी है, मैं वहीं का उत्पत्ति हूँ। तो वहाँ की आरती से पहले एक अच्छी बात ये हुई ईश्वर की कि मैं गाने लगा। वहाँ मुझे गवाते थे कि तुम गाओ। अब जब मैं गाता था तो साधु लोग नाचते थे, यानी वर्लिंग करते थे, और वो मुझे बहुत पसंद थे, क्योंकि मुझे भी बहुत ही रेयर लोग इस पृथ्वी पर पसंद हैं। तो हुआ ये कि मैं जब उनको मन ही मन देखता था कि हे मेरे बाबा, जो मेरे फेवरेट्स हैं वो नाच रहे हैं, और वो भी दुशाला खोल खोल के ऐसे गंगा घाट पे, तो मैंने सोचा हे मेरे ईश्वर, कुछ तो हैं ऐसे वाले सोल जो इस तरह की एनर्जी में हैं, तो शायद म्यूज़िक इज़ माई कॉल। तो परमात्मा ने वहाँ से इशारा दिया और मेरे हृदय में फिर और प्रगाढ़ता दी कि मैं जैसा भी लिखता हूँ, जैसा भी कंपोज करता हूँ, जैसा भी गाता हूँ, शायद म्यूज़िक इज़ ओनली माई डेस्टिनेशन एंड म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। सो मैं फिर मुंबई आया 1-2 साल की वहाँ की थोड़ी सी उठक पटक देखकर, ऋषिकेश से सीधा मुंबई आया, और मुंबई में मैं 2002 में परमानेंटली आया। पहले तो 2-4 चक्कर काटने पड़ते हैं यहाँ पर कि थोड़े दिन आए, थोड़े दिन वापस चले गए। तो फिर मैंने यहाँ अपने म्यूज़िक प्रोड्यूस करने वाले ढूंढे 1-2 जो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकें, प्रोग्रामिंग कर सकें, यानी कि अरेंजमेंट कर सकें मेरी धुनों में, मेरे शब्दों में। तो शुरू में तो यहाँ भी लोगों को ऑकवर्ड सा लगा, मेरे शब्द भी डिफरेंट थे, क्योंकि गांव के शब्द होते हैं मेरे जो मैं लिखता हूँ। मैं सामान्यतः वो शब्द जो ग्लोरीफाई वर्ड्स हैं वो यूज़ मैं नहीं करता। जैसे हमारा एक गाना है, चांदन में मैं तकुरी तेरा सोना मुखड़ा, प्यारा प्यारा मुखड़ा आंचल में। तो चांदन में देखिए, ये आई कैन इजीली से चांदनी में, चांदनी रात में, मून लाइट इन द मून लाइट, मैं ये कर सकता। मेरे पास चांदनी को अच्छे से आराम से सब लोग समझ भी जाएंगे, लेकिन मुझे लोगों के लिए ज़्यादा आसानियां नहीं, इस चिंतन में नहीं होना। मैं वो जो सचमुच की खूबसूरती मिट्टी में लिपटी हुई पड़ी है, अनकट डायमंड की तरह हमारे कुछ शब्द, मैं उन शब्दों का प्रयोग करता हूँ। और इसलिए मैं ज़िद्दी हूँ, मैं अपने ही रंग में रहता हूँ। मैं किसी भी इन्फ्लुएंस से कभी भी इन्फ्लुएंस आज तक हो नहीं पाया, तभी मैं अपने में टिका रहा। इसीलिए अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया, फिल्म इंडस्ट्री मुझ में आ गई। मेरे जो भी गाने हैं वो पैरेलल अपनी एक धारा है, और फिल्मी वालों ने हमारे गानों को प्रयोग किया। फिर ये रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारी फिल्मों में म्यूज़िक कर दो, तो फिर हमने फिल्मों में भी म्यूज़िक किया, लेकिन वहाँ पर भी हमने उनके जैसा नहीं किया। कईयों ने हमें सजेस्ट किया डू समथिंग लाइक दैट, डू समथिंग लाइक, उनका लाइक दैट लाइक दिस कराओगे तो कहीं और। अभी आपकी सिचुएशन हमें समझ आ गई, हम अब खुद उसमें देना चाहते हैं, क्योंकि ये आत्मा का पीस है जो हम देंगे। तो ऐसा फिर हुआ। क्या बात है, आपने इतनी खूबसूरती से, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ आपका वो समय, वो जर्नी जी रहे हैं। तो
थैंक यू फॉर दैट। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने अभी मेंशन किया कि आपने अपने सभी गानों के अंदर कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया, और वही उनकी सबसे बड़ी खासियत और उनकी खूबी बनी। एक इसी तरह का म्यूजिकल एक्सीडेंट जो कि अपने आप में जीनियस है, और मेरा आपका सबसे फेवरेट ट्रैक रहा है तेरी दीवानी। उसके साथ भी ऐसा हुआ कि स्थाई की जो लाइन है, जो मुखड़े की लाइन है, वो यूजुअली लोअर नोट्स में लगती है, और जो दूसरी लाइन है वो तार सप्तक में या ऊंचे नोट्स लगते हैं, और आपने उसका ठीक विपरीत कर दिया। और वही उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट और ब्यूटी हुई। तो क्या आप हमारे दर्शकों को भी उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? अब ये बात मैं इसलिए बड़ा खुश हूँ कि आप क्योंकि स्वयं कलाकारा हैं और ये बात आप अच्छे से समझ पाएंगी। और ये क्योंकि ये प्रभा खैतान फाउंडेशन भी शास्त्रीय संगीत और हमारे कल्चरल फॉर्म्स को बहुत प्रमोट करती हुई एक संस्था है, तो ये बात यहाँ करने में और मज़ा आ रहा है और आपके साथ करने में और मीनिंगफुल लग रही, सार्थक लग रही। मैं ये बताता हूँ कि मैं क्या जानूँ राम तेरा गोरख धंधा, ये वाली चीज़ थी। दूसरे मैं एक बोलता हूँ कि मैं दिमाग नहीं हूँ, मैं बस हृदय हूँ और मैं हृदय ही गाता हूँ। मुझसे दिमाग का कोई काम होता नहीं और दिमाग जैसी दुनिया का मैं हिस्सा हूँ भी नहीं, क्योंकि वहाँ मैं बहुत पटकी खा चुका हूँ। इसी से ट्रेन किया बाबा ने कि देख तुझे दिमाग वाले कामों से ट्रेन करूँगा और ये बता दूंगा कि ये राह तेरे लिए है ही नहीं, तो तू अपने दिल में रहे और दिल का काम करता चल। दिमाग वाले बहुत आ जाएंगे, तेरी टीम का हिस्सा बनेंगे। फिर आज वही है, आज हमारी टीम में लगभग 100-125 लोग हैं और सब एक से एक MBA और बड़ी बड़ी डिग्री वाले हैं और कई तो विदेश से बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ हे मेरे दाता, हमने तो कुछ पढ़ा भी नहीं और पढ़ा भी तो संस्कृत, और आज देखिए कितने लोग हमें मतलब हमारे इर्द गिर्द हमारे साथी हैं। तो ये बात मैं बताता हूँ, दिल्ली में हमारा एक कॉन्सर्ट था, सरहदों की जुगलबंदी, पहला कॉन्सर्ट। कैलाश खेर तब तक थोड़े थोड़े जाने लगा ये नाम, अल्लाह के बंदे एक गाना आ गया था, बाकी कॉन्सर्ट कभी किया नहीं था। तो पहला कॉन्सर्ट और पहला ही कॉन्सर्ट दिल्ली में, दिल्ली तो बहुत बड़ा अखाड़ा है, और दिल्ली में प्रगति मैदान में एक हंस ध्वनि या फलकनुमा नाम का एक एम्फी थिएटर था, ठीक है जी, प्रगति मैदान के अंदर। तो वहाँ पर हम गा रहे थे। अब गाने में देखिए, ये सरहदों की जुगलबंदी नाम इसका था पूरे प्रोजेक्ट का, जिसमें 2 बैंड पाकिस्तान के गा रहे थे, 2 हमारे भारत के। तो भारत से इंडियन ओशन एंड कैलाश खेर, तब तक कैलासा निर्मित नहीं हुआ था, और वहाँ से पाकिस्तान से 2 जो बैंड थे, वो एक राहत फ़तेह अली उनकी ग्रुप के साथ, और एक थे फ्यूज़न यानी शफ़क़त अमानत अली का उन दिनों का बैंड था। तो ये लोग तो पहले से कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, मैं इनमें सब में नया, सिर्फ मैं अल्लाह के बंदे और ये 1-2 गाना पुराना था। तो अभी ये हम जब कॉन्सर्ट वहाँ बैठ के गा रहा था मैं, और तो मेरा बैंड पूरा अपने सेटअप में, जैसे बैंड होते हैं वो कोई नहीं बैठा हुआ था, वो सब अपना रॉक बैंड जैसे होता है वैसे टाइप का, मैं मतलब पूरा उस्ताद टाइप ऐसे, बिकॉज़ मुझे कुछ आइडिया ही नहीं, मैंने सीखा ही नहीं, असली में मुझे पता भी नहीं था कि गाना कैसे है, खड़े होके गाना है या बैठ के गाना है। तो मैं पहले बैठ के शुरू हो गया। अब अचानक बैठ के गाते गाते मेरे माइंड में ये लाइन आने लगी ट्यून के साथ, जैसे अचानक जैसे एक माँ के स्तन में दुग्धपात होने लगे, और जैसे किसी कुएं से अचानक पानी ऊज होने लगे, जैसे किसी एक स्रोत से एक धारा बहने लगे और अचानक वो स्ट्रीम बनती हुई एक झरने का प्रारूप ले ले। तो इस तरह से एक ट्यून आई ऑन द स्पॉट जी, वहीं कॉन्सर्ट चल रहा है, कॉन्सर्ट रवानी पे है, और सब लोग ऐसे उत्सुकता से बहुत मुझे मतलब हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, बिकॉज इंथ्यूजियाज़म इतना रहता है दिल्ली की क्राउड में, और हम जो भी गाएं वो बस तगड़ा तगड़ा उनको लगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिलेट भी कर रहे हैं। हाँ यार कैलाश खेर, अरे बड़ा नाम सुना यार इसका नया गाना आया है कैलाश खेर का, अल्लाह के बंदे। और कुछ गाने हमारे रिकॉर्ड भी हो गए थे,
जो रिलीज़ नहीं हुए थे लेकिन उनके टीज़र आ गए थे, जैसे रंग दीनी रंग घेरे ना पिया के रंग दीनी ओढ़नी। तो लोगों को पता लगने लगा था कि कैलाश खेर नामक कोई कलाकार आया है। तो ऐसी स्थिति पे मैं नया गाना ऑन द स्पॉट गा रहा हूँ, ये जाने बिना कि कहीं रास्ते में रुक गया तो पोपट होएगा, लेकिन क्योंकि सीखा नहीं है तो उसका परमात्मा ने एक गहरा असर दे दिया। ना सीखे को कोई डर नहीं होता, आप समझना जी। जो सीखे हुए होते हैं वो माइंड में आ जाते हैं, तो वो बहुत कॉन्शियस होकर चलते हैं, कॉन्शियस होकर बात करते हैं। और जो देखिए कपिल देव जी का मैं यहाँ उदाहरण ऐसे रिलेट करता हूँ, वो खेतों में तैयार हुए हैं तभी वो वर्ल्ड कप लेके आ गए उन दिनों। क्यों? उनको ज़्यादा खौफ था ही नहीं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा या तो जीतेंगे या बस हारेंगे, दो ही तो चीज़ें हैं उसके बीच की कोई चीज़। लेकिन माइंड जो है आपको वो बीच में ले आता है। माइंड हमेशा आपको रोकने भी लगता है, कभी बोलते हैं शैल आई डू इट, शैल आई नॉट डू इट, तो आपको कंफ्यूज में चला जाता है माइंड। तो मैं माइंड में हूँ ही नहीं, तो दिल में हूँ, तो मैं परमात्मा का नाम लेके गाने लगा। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी। उस वक्त के बोल भी अलग थे। एरी 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 सखी मैं कहाँ से कहूँ, मोरे हृदय उठे उड़ारी, प्रेम पियाला भर भर पीऊं, हारी मैं दिल हारी। ये वाले बोल तब थे जो अभी कहीं है ही नहीं। उसके बाद जो आपने बात कही कि लोग ज़्यादातर नॉर्मल सुर से आरोही क्रम में ऊपर की ओर चलते हैं धुन बनाते वक्त भी, लेकिन मैं ऊपर से नीचे की ओर उतरना शुरू किया। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं। तेरी दीवानी दीवानी। तो जैसे जब मैं गा रहा हूँ और माइंड थोड़े शब्द फेंक रहा है मन में, और जब रुका, एक जगह पोज दिलाया बाबा ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ ने, तो तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी। तो मर गई मैं, मिट गई मैं पे मैं रुका, तो हृदय में एकदम हो जी हाँ जी। ये वाले ये एक्चुअली कोई माइंड से नहीं आया, कुछ आ नहीं रहा था तो वहाँ हो जी हाँ जी चिपकाना पड़ा हो गई मैं, फिर मैंने हो गई मैं तेरी दीवानी। तो तेरी दीवानी तक जैसे ही आया तब मैंने परमात्मा को मन ही मन नमन किया, हे मेरे बाबा तूने पूरा एक चंक तो दे दिया अच्छे से स्थाई, अब ये बन गया गाना और सब लोग तारीफ कर रहे हैं, इनफैक्ट गा भी साथ में रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार नया गाना है, लोग साथ में गा रहे हैं, ये क्या पागलपन है। तो तब एहसास हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, और सच्ची भक्ति के सिवा उसको कोई पाता नहीं। तो इस गाने का निर्माण ऐसे हो गया, और उसके बाद फिर ये गाना हमारे कैलासा एल्बम का पहला गाना बना। बिल्कुल बिल्कुल। और 2006 में ये एल्बम। आई थिंक बहुत से टीनेजर्स, हम लोग सब टीनेजर्स थे उस समय, फॉर अस इट इमॉर्टलाइज्ड आवर फर्स्ट क्रश, आवर फर्स्ट लव, और हम सभी के लिए आज भी ये इतना प्रिय गाना है। और आपने जो हमको बिहाइंड द स्टोरी बताया है, इस ट्रिविया दिया है इस गाने के बारे में, आई थिंक ये अनमोल है हम सब के लिए। इससे पहले हमें से किसी को नहीं पता था कि इसके बोल कितने फर्क रहे जी। बट इसके साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है कैलाश जी, जो कि मैंने अखबारों में कभी कभी पढ़ा कि जिस समय आप अपना एक पूरा जॉनरा खड़ा कर रहे थे, जो कि आपका सिग्नेचर स्टाइल था, द कैलाश खेर स्टाइल ऑफ सिंगिंग, जिसको फिर आने वाली जनरेशन ने बेहद कॉपी भी किया और सराहा भी। उसके साथ साथ एक तबका वो भी था जो आपकी आलोचना कर रहा था कि आप सूफी म्यूजिक को रॉक के साथ जो ये फ्यूजन कर रहे हैं,
उसमें उसकी प्योरिटी कहीं जा रही है, तो उसका आपने कैसे सामना किया? हाँ, मुझे एक्चुअली देखिए शुरू के दिनों में शिंजिनी बहुत लोगों ने पूछा क्लासिकल गाते हो, मैं मना कर देता था नहीं जी। भजन गाते हो? नहीं जी। गज़ल गाते हो? नहीं जी। तो फिल्मी गाते हो? नहीं जी। तो फिर क्या गाते हो? तो मैं चुप हो जाता था, मैं सोचता था मेरे ईश्वर कभी बताएंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं मैं क्या गाता हूँ। हाँ, जो जो आपने बोला ये सब तो मैं नहीं गाता हूँ पक्का से। क्यों? क्योंकि ये मैंने सीखा ही नहीं है, मेरा स्टाइल भी ऐसा नहीं है, जो पहले से है वो है ही नहीं। मैं मेरे अंदर कुछ नया है, कुछ अलग है। तो लेकिन मुझे नहीं पता। जब मेरे गाने थोड़े चर्चित हो गए तो अखबारों में और मीडिया में या किसी चैनल में कोई बोले तो उसमें सूफ़ी शब्द सुना मैंने, कैलाश खेर सूफ़ी गायक तो मैं मन ही मन बड़ा खुश हुआ। अच्छा यार, इतना सारा पूछते थे लोग, हमें पता ही नहीं था ये तो सूफ़ी है, ये जो हम कर रहे हैं सूफ़ी है अच्छा, मन ही मन ये भी सोचे यार हूँ मैं गोफी, ये इतना बड़ा वर्ड बोल रहे हैं सूफ़ी। सूफ़ी कैसे रिलेट कर रहे हैं मेरे साथ? मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। तो और मैं तो अपने में रहता हूँ, अपनी मस्ती में और ये सब। तो बाद में पता लगा कि सूफ़ी तो बहुत ही जो फ़कीर लोग होते हैं और जो दरविश होते हैं, जो एक तरह से उसकी लौ में ही रहते हैं, वो सूफ़ी होते हैं संत। और उनकी जो कृतियाँ होती हैं, उनकी जो लिखावट होती हैं, उनको हम सूफ़ी पोएट्री कह सकते हैं। तो मैं मन ही मन हंसता था और ये सोचता था कि इनको शायद पता नहीं, ये मुझे ही सूफ़ी कह रहे हैं। भाई हम सूफ़ी नहीं हैं, हम गूफ़ी हैं। बस हम अपनी जैसे अपनी चाल के एक हैं अलग, तो हम कैलाश खेर हैं शायद। और बाद में क्या हो गया कि वो चीज़ इतनी फेमस हुई हमारे स्टाइल को कि कैलाश खेर घराना बन गया फिर एक स्टाइल का। और फिर कैलासा स्टाइल के म्यूज़िशियंस आने लगे, वो बहुत मतलब इस तरह से हम जैसे म्यूज़िक को बहुत फॉलो करने लगे, वैसे शब्दों को फॉलो करने, वैसे स्टाइल, वैसे साउंडिंग, इस तरह के। अब कम से कम 10,000 आर्टिस्ट हैं भारत में, सिर्फ भारत में, जो हम जैसा गाने के लिए या कैलाश खेर के ही गानों के लिए जाने जाते हैं। और वो अच्छे से पैसे वैसे भी कमा रहे हैं, थोड़ा नाम भी कमा रहे हैं। तो यही देखकर मैं सोचता हूँ मेरे ईश्वर, कभी हम ही को एक वो आत्मविश्वास नहीं था, मन में आता था कि ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ, मैं तो फिट ही नहीं हूँ दुनिया में। और आज हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे काम को, हमारे संगीत को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं कि कितने लोगों के घर उनसे चल रहे हैं। अभी एक बहुत ही प्यारे एक कलाकार आए थे हमारे IPML के शो में, उनका नाम है ओस्मान मीर जी। ओस्मान मीर। तो वो गायक हैं, ठीक है जी। अब वो यहाँ पर डायरा होता है गुजरात में, यानी स्पिरिचुअल म्यूज़िक की नाइट, उसको डायरा बोलते हैं यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि जी हम आप ही के गाने गा गा कर करोड़ों रुपया कमा चुके हैं और गौशालाओं में दान दे चुके हैं। मैंने कहा जी ऐसी क्या बात बताई आपने। तो ऐसे बहुत सारे चाहक हमारे हैं जो हमारे गाने गाते हैं और ईश्वर उनको प्रतीत होते हैं। तो यही बड़ी अनुकंपा मैं मानता हूँ मेरे भोलेनाथ। How beautiful, how beautiful. But the beauty of it is also the fact that you've taken it as a positive thing and gone on to further train more people in your academy, which is running both online and offline. आप students को train कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। तो आप जिस तरह से ट्रेन कर रहे होंगे, आई एम श्योर वो भी बड़ा अनकन्वेंशनल होगा। और कलाकार जो बन के वहाँ से निकलेंगे वो एक अलग मानसिकता से तैयार किए गए होंगे। जी, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने फॉर्मली वो अनाउंस नहीं की है। और कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स यानी KKALA कला, तो ये जो जगह बनेगी कला धाम, ये मुंबई में ही हमने एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई है, तो उसका नाम हमने कला धाम रखा है और ऑनलाइन को kala.in हो जाएगा। ठीक है, ये हम अनाउंस करने वाले हैं 1-2 महीने में। लेकिन उसकी विशेषता मैं बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे पास सारे फैकल्टीज़ जो होंगे वो सब आप जैसे गुणीजन होंगे, शिंजिनी जैसे प्यारे लोग जिन्होंने बाकायदा सीखा भी है, डिग्रीज़ भी ली हैं और ट्रैवल भी किया हुआ है। तो वो अच्छे से
वर्ल्ड को जानते हैं, कला को जानते हैं, आर्ट को जानते हैं। तो जब आप अच्छे टीचर्स आपके पास होते हैं, सो दे कैन टीच एंड दे कैन ट्रेन द अपकमिंग जनरेशन्स वेल। अच्छा, गलती से फिर हमारी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, हम ह्यूमन साइड को बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि जिन जिन चीज़ों से मैं डिप्राइव भी रहा और जिन जिन चीज़ों ने, जिन जिन अनुभवों ने मुझे ह्यूमिलिएट किया, मान लीजिए तिरस्कार हुआ, कहीं कहीं उतना सम्मान नहीं हुआ, जहां आप सोचते थे कि आप हमारा मुकुट मत पहनाइए लेकिन जूते भी ना मारिए, हिकारत से भी ना आप हमारे वॉइस को बोलिए, मतलब उस पर कमेंट भी आप इतना तीक्ष्ण ना करिए, क्योंकि बनती हुई आत्मा जो होती हैं, उभरती हुई जो आयु होती है किसी की भी, उसमें यदि आपको कटु वचन भी बोलना है तो उसको बहुत धीरे से और संभाल के बोलिए, बिकॉज़ वो एक शब्द भी किसी को मेक और ब्रेक, उन दोनों का खेल कर सकता है। मान लीजिए बढ़ते हुए किसी भी जुनूनी को आप ये बोलें, नहीं तेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है, तू क्या करेगा इस लाइन में कार्टून तो तू लगता है। तो ये सब चीज़ों से मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, और ये वाले घाव जो होते हैं ये आखिर तक चलते हैं मनुष्य की, कितना भी कोई भक्ति करता हो, मेडिटेशन करता हो, लेकिन ये सबकॉन्शियस में आपके रुक जाती हैं। तो कहते हैं कि कभी भी अगर आप किसी को कुछ ना दें तो कम से कम कड़वी बात तो ना दें, कुछ ना दें, आप बस नमस्ते कर दें। तो हमारी जो कला की स्पेशलिटी होगी, उन अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरना और उसमें एक अनकंडीशनल एक मोहब्बत का परिचय देना, ताकि आप इंसान पहले अच्छे बने। देखिए कलाकार बतेरे हैं अभी भी दुनिया में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें इंसानियत का पलड़ा अपने अंदर का इतना ज़्यादा भारी रखना है कि कलाकार फिर अपनी खुशबू खुद बिखेरने लगते हैं। तो दिस विल बी द स्पेशलिटी ऑफ कैलाश खेर अकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स। I wish you all the very best, and we are waiting to hear the kind of talent that comes out of the academy in the coming years. And जिन आलोचकों की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने शायद जाने अनजाने में कभी इस तरह की कोई बात कही होगी, आई थिंक उन लोगों के लिए अब इससे बड़ा जवाब नहीं होगा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के पीछे की आवाज़ आज आप खुद हैं। उनके सभी पॉलिसीज़ को, स्कीम्स को घर घर तक पहुंचाने का काम आपकी आवाज़ कर रही है। सो आपका अपना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि मैंने शुरू में भी जिसके बारे में जिक्र किया था, विच इज़ अबाउट सोशल सर्विस, एंड आप चाहते हैं कि जन उत्थान आप कर सकें। तो ये जब आप उनसे जुड़े और उनके स्कीम्स के लिए आपने अपनी आवाज़ दी, एक तरह से ये आपका भारत निर्माण में योगदान है। इसके बारे में हमारे से जिक्र करें आप कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं अपनी फाउंडेशन, द कैलाश खेर फाउंडेशन के ज़रिए। जी, तो जितने भी प्रकार के स्कीम्स और योजनाएं भारत के सरकार की ओर से आती हैं, उनका अधिकांश स्वर हम देते हैं, किसी को कंपोज भी करते हैं, और उसमें एक भावना जुड़ी होती है। क्योंकि मुझे लगता था कि भारत में जैसा हम सभी क्षेत्रों के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है समाज के निर्माण का, राष्ट्र के निर्माण का, ऐसे ही कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू से ही। बस अब अगर इसको और हाईलाइट किया जाए, आर्ट को, आर्टिस्ट्स को, तो इसकी कद्र और बढ़ेगी। जो बात कह के उतना प्रभाव नहीं होता बोल बोल कर, वो कभी गाकर यदि आप सुनाते हैं तो उसका बहुत प्रभाव होता है। देखिए, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। कल चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये एक लाइन है जो किसी बहुत ही अच्छे कवाल सिंगर ने गाया है, बड़े नाम ने। जी, ये दो ही लाइन हैं। अगर आप इस डायलॉग को लिख के भेज दें किसी को, तो पीपल विल नॉट गिव मच अटेंशन। लेकिन ये गाना कहीं चलता होता है तो जो गुंडे लोग होते हैं, मान लीजिए गुंडों में चल रहा हो ये गाना, तो गुंडे लोग भी थोड़ा विनम्र होते हैं। देखिए गाने का असर कितना होता है, शब्दों का, थॉट्स का संगीतबद्ध करके असर कितना होता है। अब मैं आज ही का आपको विशेष बात बताता हूँ। आज हम लोगों का नया गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड नाम का योग स्पेशलिस्ट एक गाना बनाया हम लोगों ने,
और मैंने कंपोज किया है। हमारे 6 दिग्गज गायकों ने उसमें गाया है। शंकर महादेवन जी हैं, सोनू निगम जी हैं, शान हैं और दलेर मेहंदी जी हैं, चित्रा जी हैं साउथ से, दिल है छोटा सा वाली, और जी मैं हूँ गलती से, मैं गा भी रहा हूँ कंपोज करने के साथ साथ। और मैंने उसमें इंटरनेशनल 6 म्यूजिशियंस और जोड़े, गायक। 2 साउथ अफ्रीका के हैं, एक यूके के हैं, एक नाम्बिया के हैं, एक नाइजीरिया के हैं। अच्छा, ये सब अपने अपने कंट्री के बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हुए हैं। और जो साउथ अफ्रीका के वाउटर केलरमैन हैं वो ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। तो ये 6 इंटरनेशनल और 6 यहाँ के आर्टिस्ट मिलकर इस गाने को गाए। और आज उस प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में ट्वीट भी किया, अप्रिशिएट किया और बताया कि प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन है इस गाने में और बहुत ही इसका तारीफ़ आ रही है। इसकी मैं ये इस बात के लिए बताना चाहता हूँ कि देखिए, है गाना कुछ पंक्तियों का स्वरबद्ध किया हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इतना प्रभाव है कि मुझे विदेशों से भी बहुत ये आ रहे हैं मैसेजेस। और मैं क्या बोलूँ आपको कि इतनी तारीफ सुबह से, कॉन्ग्रेचुलेशंस, wow, PM has tweeted just now about this song and this song is really wonderful man, congratulations once again and this and that। तो मैं उनको जवाब भी अभी तक दे नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं पहले से बिजी भी था और आज का दिन हमारा बहुत ही पैकम पैक है। और देखिए अभी भी कॉल पे कॉल आए ही जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। बहुत माफी चाहती हूँ कि आपका काफी समय आज हम लोगों ने ले लिया। नहीं, वो तो क्योंकि ये तो पहले से हमारा निश्चित है ना, तो इसके लिए ये हुआ। तो ज़्यादातर हमारी जितने भी ऐसे प्रकल्प होते हैं उन पे मैं इसलिए गाता हूँ कि मैं जो बचपन से सोचता आया था कि मेरे देश में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है, लेकिन और अच्छा क्या हो और हम इसको और कैसे, मेरे होने से कैसे डिफरेंस पैदा हो। तभी मैंने कैलाश खेर फाउंडेशन प्रारंभ किया, जिसमें मैं सोशल रिफॉर्म के लिए इतने काम कर रहा हूँ कि कभी गायक ने गायक कोई लॉन्च नहीं किए, मैं वो करता हूँ पिछले 4 साल से। कभी गायक ने किसी फाउंडेशन का निर्माण नहीं किया, कैलाश खेर फाउंडेशन जैसे मैंने लगाया। और मैंने ये बोल के कि जो पहले कर सकते थे, बहुत लोगों ने, देखिए गरीबी से अमीर बने हैं पृथ्वी पर, कोई भी अमीरी से गरीब बनने वाले का कोई जिक्र ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गरीबी से अमीर बनने वाले का बहुत होता है। भारत में जिसने भी प्रगति की है वो नीचे से ऊपर की ओर की है, ठीक है, लेकिन अमीर होते ही, धनवान होते ही, मनवान होते ही, संपन्न होते ही जो उनके जो करने योग्य बातें थीं उन्होंने शायद उतनी नहीं की जितनी कर सकते थे। तो चलो, हमारे बड़े ना कर सके तो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं पागल हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ। तो मैंने, गायक ने कभी गायक लॉन्च नहीं किए, मैं वो करता हूँ पिछले 4 साल से, और बड़े भव्य और विराट स्तर पर करता हूँ। जो हमें नहीं मिला मैं वो बांटना चाहता हूँ। जब मेरे बिगनिंग में, मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में जो मुझे नहीं मिला और जो मुझे तो गाइडेंस भी नहीं मिली, तो मैं क्यों ना उनको ऐसा एक आत्मविश्वास दूँ कि यहाँ आओ, यदि आप में गुणवत्ता है, यदि आप साधक बनने के लिए आए हैं तो मैं हूँ और मैं अप्रोचेबल हूँ ईजिली। यदि स्टार बनी बीमारी है तो मैं वो नहीं हो सकता हूँ, मैं उसमें हेल्पलेस हूँ, मैं वो मदद आपकी नहीं कर पाऊँगा। तो एक तो ये हुआ शिंजिनी। दूसरे, हम एक फेस्टिवल ऐसा करते हैं अपने पिताजी के नाम का, मेहर रंगत फेस्टिवल, जो डाइंग फोक आर्ट है उसको हम बचाने में लगे हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले विलुप्त हो रहे हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनको बड़ा मंच दिया जाए जो गांव के साधारण वो हैं। तो क्या इस बात है, तरह से। क्या बात May I है। take one call? May I take this call, please? या प्लीज। हाँ आदित्य जी, जी प्रणाम। To our listeners, we will be taking a couple of questions and maybe extend the conversation just by 5 minutes so that we can accommodate a few questions here. जी हो बस गया आखिरी 10 मिनट का समय हम आपसे चाहेंगे। हाँ, हमारे साथ जी। एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हैं, तो ऑडियंस की कुछ क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। अब ले लीजिए। এই সময় बंगाली न्यूज़पेपर है, सुचिस्मिता जी ने
आपके लिए सवाल पूछा है दैट हाउ डज म्यूजिक यूनिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे? जी जी, एक्चुअली म्यूजिक एक्चुअली स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ योर कोर हार्ट, कोर सोल। भले आपकी कोई भी मेंटलिटी हो, आपकी भाषा कोई भी हो, भले ही आपका क्षेत्र कोई भी हो, बट म्यूजिक स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज विच इज़ इमोशंस, विच इज़ फीलिंग्स। और वो सबकी एक जैसी हैं। दुनिया में सबको इश्क अच्छा लगता है, दुनिया में सबको प्रेम प्यार जो है वो एक ऐसा रस, ऐसा घनत्व, ऐसा एक समझ लीजिए हार्मोन छोड़ता है पूरी दुनिया में कि वो आँखों से होता है और पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर बदल क्या रहा है। तो ये है संगीत की ताकत, वही है जो इश्क की ताकत है। क्या बात है। तो दिस इज हाउ म्यूजिक कैन प्ले अ बिगेस्ट रोल। म्यूजिक अगर दुनिया का संभल जाए, हम सबका अगर म्यूजिक एक सिंक में आ जाए, एक सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए, सभी का लय, सभी का सुर, सभी का अगर आत्मा, मन बुद्धि और आत्मा अगर एक पैरेलल लाइन में सिंक में आ जाएं, तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड था पहले से। पहले दुनिया में ये इतने दिमागदार नहीं थे कि दे धड़ाधड़ वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले ऐसा ही था दुनिया, पहले दिल अधिक थे, दिमाग कम थे। अब दिमाग जब से आए हैं तब से बॉर्डर भी आ गए हैं। तो म्यूज़िक कैन प्ले अ बिग रोल फॉर मेकिंग दिस वर्ल्ड बॉर्डरलेस ऑल्सो, इतना यूनिफाइड कर सकता है। एनीवे, हम भौगोलिक उसमें बॉर्डर क्रिएट रखें भले, मैं फॉर मैनी सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑल, बट कम से कम बौद्धिक रूप में, हमारे आत्मिक रूप में म्यूजिक कैन प्ले अ बिग रोल। यस, एब्सोल्युटली, हाउ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। एक सवाल है हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेड एहसास वुमेन फ्रॉम दिल्ली, अर्चना दालमिया जी का। वो पूछ रहे हैं आपसे, कैलाश जी आप भक्ति के बारे में बोलते हैं, आपकी भक्ति की परिभाषा क्या है और भक्ति कैसे की जाती है? मैं अर्चना जी को नमन करता हूँ अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। अब देखिए क्या होता है, जब आप कुछ ना करें, बस समर्पित कर दें अपने आप को, यू डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, बट इन अ ट्रू वे। डोंट इवन यूज दीज वर्ड्स विद अ ग्लोरीफाई वे, जस्ट सरेंडर। और वो जो सरेंडर है वो भाव दिखता है आंखों से। अब मैं हूँ, मैंने लिखा भी है अपने पागलपन के लिए, मैं ना भक्ति करूँ ना मैं बालूं दिया, मैंने मंतर अनोखा रटार पिया, थारा ही मैं ध्यान धरूं, बस थारी धुन में रमूं, अपने आपे में हमको संभालो जी। मुझे पता ही नहीं कि मैं आपको इम्प्रेस कैसे करूं, बस मुझे इतना पता है कि आपके अलावा मैं कुछ और मुझे ध्यान है ही नहीं। क्या बात, हाउ ब्यूटीफुल। एक हमारे अनोनिमस अटेंडी है, उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया अपना, पर उनका सवाल ऐसा है जो कि कईयों के सवाल को जोड़ता है, विच इज सर योर सॉन्ग बम लहरी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसके पीछे की कहानी क्या है, और अगर आप हमारे लिए 2 लाइन गुनगुना सकें। जी, तो ये मेरे अनोनिमस जी, आपको मैं नमन करता हूँ इस बहुत ही प्यारे प्रश्न के लिए भी। देखिए, भगवान शिव क्या हैं हमारे लिए? भगवान शिव कोई पत्थर की सिर्फ शिला नहीं है। भगवान शिव एक ऐसा प्रतीक हैं जिस प्रकृति के संयोजक भी वो हैं, संवर्धक भी वो हैं, संपादक भी वो हैं, और मैं कहता हूँ कि विघटनकारी भी वही हैं। देखिए, उन्होंने ये रचना रची इस पृथ्वी की, उन्होंने इस पृथ्वी को संभाला हुआ है। ये कितना अलग रूप है, और हम बाल्यावस्था से ही ये सुनते हुए आए हैं भगवान शिव की महिमा, प्रकृति को कैसे उन्होंने कितनी बार संवारा है, कितनी बार निखारा है। ठीक है, जब तप साधन और समाधि ध्यान में, सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में, हैं आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में, हर अस्तित्व शिवत्व हर एक परमाण में। कभी बुझा अगन सारा सागर जल सोख के, गरल कुंभ विश्व स्वयं कंठ में रोक के, नीलकंठ तब से कहला के, सृष्टि बारंबार बचा के, कितनी बार किया पृथ्वी का निस्तारा।
त्रिलोकी है लीलाधारी, धीर वीर गंभीर तिहारी, जय जय हो भोले भंडारी जयकारा। तो उनकी महिमा को हम बचपन से गाते आए थे। तो मेरे हृदय में ये बात थी कि गलती से अगर मैं फेमस हुआ और अगर मैं थोड़ा बड़ा आदमी बना गायकों में, तो मैं इसको रॉक स्टार स्टाइल में गाऊंगा, इस विधा को, बैरागी विधा को, और इसमें इंटरनेशनल क्राउड को भी मैं झुमाऊंगा, नचाऊंगा। बाबा ये कर दो बस। क्योंकि देखो लोग टैटूज बहुत बनवाते हैं, ओम नमः शिवाय, शंभो, ओम, गायत्री मंत्र उकेर लिया। देखिए टैटू सिर्फ बनवाने से कुछ नहीं होता, उस एनर्जी में जरूरत है, उस ट्रांस में जाने की जरूरत। तो तब मैंने ये गाया था, हाथ जोड़ के बोली गवर जाती नो लोक बसाए बस्ती में, आज बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। आज शिंजिनी ये गाना देवालयों से क्लबों तक पूरा स्पैन है इसका क्राउड का। अच्छा, भारत से लेकर विश्व तक, विश्व का एक बहुत बड़ा डीजे है पॉल ओकनफोल्ड, उसने भी ये गाना मिक्स किया हमारा। मतलब उनके यहाँ क्राउड कहते हैं, अगर मान लीजिए 2-4 लाख क्राउड आ जाए तो उनका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बात हो जाती है। हम लोग तो 10-10 लाख क्राउड के लिए गा चुके हैं कोयम्बतूर में, जब आदि योगी का हमने अनावरण के वक्त गाना बनाया था, आदि योगी। तो ये इस तरह से अब हम लोगों के गाने इंटरनेशनली रिनाउंड म्यूजिशियन भी बहुत गा रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है। एक आखिरी सवाल जिसमें आपको कोई एक चॉइस करनी है, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, एक आप सेलेक्ट करेंगे, दिस और दैट, इंडिपेंडेंट म्यूजिक या फिर फिल्म सॉन्ग? नहीं, इसमें ये नहीं हो सकता, चॉइस मत रखवाइए, इसका होराइजन बढ़ा, बल्कि हमें ज़रूरत है फिल्मी की भी और इल्मी की भी। क्योंकि देखिए फिल्मी जो है वो चमकदार है, वो डिस्प्ले के लिए है, और शोरूम में है इल्मी। तो जब लोग फिल्मी तक आते हैं फिर उनको कैलाश खेर तक मिल जाते हैं, तो कैलाश खेर जैसे ही मिलेंगे यहाँ इल्म मिल गया। लेकिन इल्म तब मिला जब फिल्म मिला। तो इसलिए बाहुबली में गाया कैलाश खेर ने, तो बाहुबली की एक अलग प्रतिष्ठा है। लेकिन जब तेरी दीवानी, सैया जब चांदन में गा रहे हैं तब एक अलग। तो इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ के 2 सवाल थे और जो दिस और दैट थे, पर क्योंकि आप जवाब किसी एक को चूज नहीं कर रहे हैं इसलिए आई लेट दैट गो, अब मैं वो नहीं आपसे पूछूंगी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं वंदना जी को निमंत्रण देती हूँ कि वो हमारा वोट ऑफ थैंक्स करें। एंड अ ह्यूज ह्यूज थैंक यू, आपने इतने बिजी दिन में हमारे लिए समय निकाला, और आपके 2 नए गाने आज रिलीज हुए हैं, उसके लिए ढेर सारी बधाई आपको जी। सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार, मैं वंदना सिंह। मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के पहले ये कहना चाहती हूँ कि आज सोमवार है, भोलेनाथ जी का दिन है, और आपने मेरे मन में भी ये कामना थी कि आज काश आपको बम 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 लहरी गाना सुनाए, हमें उसकी कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाए। उन एनोनिमस लिसनर का भी धन्यवाद करूँगी, और मेरी कामना आज पूरी हो गई। मैं शिव जी की भक्त हूँ, और मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से कैलाश खेर जी और सुश्री सिंजिनी कुलकर्णी जी का आज इस संगीतमय संवाद के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तुता श्री सीमेंट लिमिटेड और हमारे सहयोगी ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर और स्वर्ग का भी धन्यवाद। मैं उन दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके प्यार और उनके कभी न खत्म होने वाले समर्थन की वजह से इन सत्रों का होना संभव हो पाया है। आप सबका आभार, धन्यवाद। बारंबार प्रणाम आपको। और शिंजिनी ने हमको इस पूरी प्यारी संस्था से जोड़ा। इस संस्था के संस्थापकों, संयोजकों, संवर्धकों को, पोषकों को बारंबार नमन करते हुए और मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पृथ्वी वीरों से अभी खाली नहीं हुई है। इसलिए ये जोत जलाए रखना और इस तरह के कार्यक्रम बनाए रखना। और शिंजिनी तो बहुत ही प्यारी हैं, इनको जोड़े रहेंगे तो और भी आर्टिस्ट आते रहेंगे समय समय पर।
बहुत शुक्रिया। हरिओम।